बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को इसमें मैं डिस्कस करूंगा। मगर क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को जहन नशीन रखना होगा बच्चों, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर उन प्रॉपर्टीज़ को आप समझ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4.2 से ऑनवर्ड जितने भी सवाल है ना, वो आपके लिए बच्चों सॉल्व करना बड़ा ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मगर किस केस में, अगर बच्चों आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं डिटर्मिनेंट्स की, आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो आपके लिए आगे समझना कोई मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, तो आए मैं सबसे पहले तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। ये आपकी कहाँ पे मौजूद हैं, ये यहाँ पे ऊपर मौजूद होंगी। यहाँ पे उसने कुछ रूल्स दिए हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यस, आए मैं पहले आपको इसको समझाता हूँ, तो साथ साथ फिर उसके बाद हम इसको सारी तो नहीं मैं समझा रहा, अभी आपको मैं कुछ समझाऊंगा, तो उसके बाद देन ही मैं आपको बच्चों नेक्स्ट काम करूँगा, क्योंकि जो अभी यूज़ होनी है मैं सिर्फ वही समझा देता हूँ आपको। बाकी इंशाल्लाह जिस तरह यूज़ होती रहेंगी मैं वैसे वैसे बच्चों आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ज़रा गौर करें। मैंने क्वेश्चन को लिख कर रखा हुआ, पहले मैं प्रॉपर्टीज़ आपको समझा देता हूँ, देन नेक्स्ट फिर हम इसमें क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए या ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। देखें, उसने कहा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, लेट्स सपोज कर लें, मैं कहता हूँ 1 2 5 6। ठीक है, ये है 5 की जगह यहाँ पे 1 कर लें, 0 ही कर लें। ठीक है, अब एक हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल होती हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं। उसने कहा कि आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें, यानी ए का डिटर्मिनेंट ले लें, या आप ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें, वो दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, ये उसने कहा हुआ है। तो ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, 6 1 जार 6 माइनस 0 2 जार 0, 6 माइनस 0 विल बी इक्वल्स टू 6। ओके, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज क्या आएगा जी इसका, 1 और 2 रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें, 2 एंड 6। तो बच्चों इसका डिटर्मिनेंट लें आप, 6 1 जार 6 2 0 जार 0। तो देखें इसका भी आंसर हमारे पास 6 ही आया है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आप अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेते हैं, द आंसर विल बी सेम। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों थी, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज द डिटर्मिनेंट रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज -a। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अपनी बात याद रख लेनी है। लाइक सपोज कर लें मेरे पास इसी मैट्रिक्स को लेता हूँ 1 2 0 6। ठीक है, उसने कहा था कि अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, देखें ये रो है ना, ये भी रो है, आप रो को इंटरचेंज कर लें या कॉलम को इंटरचेंज कर लें, जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा ना वो हमारा माइनस में आ जाएगा। कैसे, इसका भी डिटर्मिनेंट का आंसर तो 6 आ रहा था, ऐसे ही है ना। मगर अगर मैं इसकी रोज को इंटरचेंज कर देता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, ये R1 को मैं R2 बना देता हूँ, ये 0 6 इंटरचेंज कर दिया, नीचे आ जाएगा 1 2। तो अब आप इसका ज़रा डिटर्मिनेंट लें तो आंसर क्या आएगा, 2 0 जार 0 और 1 6 जार 6। तो देखें बच्चों आंसर तो 6 आया मगर माइनस में आया है। तो अगर आप रोज़ को शिफ्ट कर दें या कॉलम्स को शिफ्ट कर दें, इंटरचेंज का मतलब होता है एक दूसरे के साथ बदल दें, इसको इसकी जगह बदल दें, उसको उसकी जगह बदल दें, सेम रो में भी सेम हमारे पास काम होगा और कॉलम्स में भी हमारे पास सेम काम होगा कि अगर हम 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, द रिजल्टिंग आंसर विल बी इन नेगेटिव, जो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा। ठीक है, होप सो, इज इट क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम्स देन ए मॉडुलस विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, एक्सपोज कर लें, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स सेम हों, ठीक है। अब देखें यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये कॉलम, ठीक है, यहाँ पे 5 ही लिखना पड़ेगा। अब देखें ये रो जो है ना, ये वाली रो और ये वाली रो सेम है ना, या ये कॉलम भी सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। 5 1 जार 5 1 5 जार 5, द आंसर विल बी 0। मतलब उसने कहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर 2 रोज और 2 कॉलम सेम होती हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट आता है बच्चों वो हमेशा 0 आता है। ठीक है, ये हम इसको आगे जाके भी करेंगे। इफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ 4 नंबर है, कॉलम इसके 0, देन ए मॉडुलस विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, अभी तक हम सिर्फ 4 तक करेंगे। उसने ये बात की है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में पूरी रो 0 हो, ठीक है, पूरी रो या पूरा कॉलम 0 हो,
तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। तो ज़रा गौर करें, ये पूरी रो 0 है ना, हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 0 को 5 के साथ 0, 0 को 2 के साथ 0, द आंसर विल बी 0। तो इसी तरीके से कॉलम में भी यही काम होगा कि अगर पूरा कॉलम 0 होता है तो उसका जो आंसर आता है बच्चों वो भी 0 आएगा। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट्स की। होप्स हो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको क्लियर हुई हैं देन नेक्स्ट ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों समझ आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 2 समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस अब तक मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। तो आए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, मतलब आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना, इसका डिटर्मिनेंट नहीं लेना। एक्सपेंड करने का मतलब भी डिटर्मिनेंट लेना ही होता है। आपने डिटर्मिनेंट लिए बगैर इसको शो करना है, इससे डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो बच्चों इसमें इन सवालों में अपने ना सिर्फ 2 से 3 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ आपने देखना है कि क्या कोई रो या कोई कॉलम सेम है। देखें, ना कोई रो सेम है ना कोई कॉलम सेम है। ओके, नंबर 1 हमने देख लिया, वो मौजूद नहीं है। नंबर 2 आपने देखना है कि क्या कोई हमारे पास रो या पूरी कॉलम को 0 है, वो भी 0 नहीं है बच्चों। तो इसमें से हमने इन दोनों चीज़ों को बस फॉलो करना है। या तो बच्चों आप किसी भी वैल्यूज़ को आपस में सेम कर दें, यानी रोज़ की वैल्यूज़ को या कॉलम की वैल्यूज़ को आपस में सेम कर दें, या फिर आप ऐसा करें कि आप या तो हर एक की जो है रो या कॉलम की हर एक एंट्री को 0 कर दें। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच को यूज़ करते हैं। तो आप ज़रा बच्चों गौर करें कि अगर हम यहाँ पे कॉलम्स की तरफ देखें 7 8 9 5 6 7 2 3 4, अब आप इस चीज़ को सोचें कि बच्चों इस कॉलम को मैं किस तरीके से सेम कर सकता हूँ। कि सपोज करने के किसी भी 2 कॉलम्स को सेम करना है, मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। आप अगर गौर करें कि 7 में अगर मैं 8 को प्लस करता हूँ, यहाँ पे 15 आता है, मगर अगर मैं 8 में 9 को करता हूँ 17 आता है। इस प्लस तो नहीं कर सकता, माइनस करके देखते हैं। 7 माइनस 8 1 -1 आएगा, ये भी -1 आ रहा है, ये भी -1, ये -1 आ जाएगा। और इस तरीके से अगर मैं 8 में से 9 को माइनस करूँ, इधर भी -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें सोल्यूशन पता लग गया है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि C1 में से माइनस कर रहा हूँ मैं C2 को, एंड C2 में से माइनस कर रहा हूँ C3 को। ठीक है बेटा, ये अपने बात याद रखनी है कि अब कोई भी प्रश्न देखें, हो सकता है अभी की बुक्स में या किसी आपके टीचर किसी और मेथड से करवाएं, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं। जो ईजी अप्रोच लगती है आप सिर्फ वो अप्रोच यूज़ कर लें जो आपके लिए आसान है। तो 7 में से 8 माइनस करेंगे तो देखें C1 पहले नंबर पर रखा हुआ है तो C1 में चेंज आएगा, -1, 5 - 6 -1, 2 - 3 -1। अब यहाँ पे 8 - 9 -1, 6 - 7 -1 और 3 - 4 -1। तो बच्चों 9 7 4 आ जाएगा एज इट इज़। अब ज़रा गौर कर सकते हैं आप बच्चों के C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एज, जैसा कि C1 एंड C2 आर सेम लिख लें या आइडेंटिकल लिख लें। सो डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये हमने डिटर्मिनेंट की बच्चों प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि अगर हमारे पास दोनों रोज़ या 2 कॉलम सेम हों या आइडेंटिकल हों तो वो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो इसका मतलब दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये प्रूव हो गया, हमारे पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है। तो आए इसके हम पार्ट नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। तो देखें बच्चे, पार्ट नंबर 2 मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया है। ये है हमारे पास 5 6 -1 2 2 0 एंड 2 - 8 10। तो अब यहाँ पे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि कोई सी 2 रोज़ या कोई सी 2 कॉलम्स को हम सेम करें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चों मैं देखता हूँ कि क्या इसको प्लस करने से थर्ड वन आ रही है। 5 + 6 11, नहीं प्लस तो नहीं कर सकता। अब मैं देखता हूँ कि क्या माइनस करने से आ रही है। 5 - 6 -1, ओके। 2 - 2 0, परफेक्ट। 2 - -8 10, परफेक्ट। इसका मतलब कि अगर मैं, ये है हमारे पास C1, कि C1 में से मैं माइनस कर दूं C2 को, ठीक है, इधर लिख देना बाय C1 - C2, तो मेरे पास वो आइडेंटिकल बन सकती है बच्चों। तो 5 - 6 -1, 2 - 2 0 और 2 - -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 2 + 8 हमारे पास आंसर 10 आ जाएगा। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 10
6, 2, -8, -1, 0 एंड 10। तो बच्चों अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, एज जैसा कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, दिस वन इज C3, एज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सेम है ना, आइडेंटिकल हैं, सो डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। मतलब हम डिटर्मिनेंट दिए बगैर ही इसको बताई जा रहे हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। तो आए इसके हम पार्ट नंबर 3 की जाने मूव करते हैं। होप्स हो कि आपको समझ आ रहे हैं, और साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। तो पार्ट नंबर 3 है जी -a 0 b, और इसी तरीके से 0 a -c, c -b एंड 0 इज इक्वल टू 0। तो आए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसके हम पैटर्न देखते हैं कि क्या पैटर्न है, क्या हम किसी को प्लस या माइनस करके हम कॉलम या रो सेम कर सकते हैं। अब देखें बच्चे, इसमें हम C1 को C2 में भी ऐड अगर करेंगे तो हमारे पास वो चीज़ नहीं आ सकती। a + 0 करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा, यहाँ पे भी a आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C - b आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों किसी को भी प्लस या माइनस करके हमारे पास आइडेंटिकल नहीं आ सकते। अब यहाँ पे हम छोटी सी एक टेक्निक लगाएंगे। आप ज़रा गौर करें कि फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास है, बल्कि मैं पहले लिख देता हूँ आपको, -a 0 b 0 a -c c -b एंड 0। आप ज़रा गौर करें बच्चों, फर्स्ट रो में हमारे पास a और b है, यहाँ पे c मौजूद नहीं है। सेकंड में a और c है, b मौजूद नहीं है। थर्ड में c और b है, a मौजूद नहीं है। तो हम इसको ऐसे काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग R1 बाय, अब R1 में क्या मौजूद नहीं है, c। इसी तरीके से R2 में क्या मौजूद नहीं है, R2 बाय b, एंड R3 को आप करा दें R3 बाय a। ओके, तो बच्चों अब हमने a b c से मल्टीप्लाई कराया ना, तो उसको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा ना ताकि हमारे पास बैलेंस रहे। तो 1/ABC बाहर आ जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कराते हैं ना, बाहर डिवाइड भी करवाना पड़ता है। तो फर्स्ट को बच्चों हमने c के साथ मल्टीप्लाई कराई, आ जाएगा -ac, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, b मल्टीप्लाई c bc 0। अब R2 को हम b के साथ करवा रहे हैं ना, तो ये ab आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी -bc। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसको करवा रहे हैं हम, ये बन जाएगा ac, और इसको करवा रहे हैं बन जाएगा -ab, और ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0। तो बच्चों अब हमारे पास 1/ABC तो बाहर रहेगा एज इट इज़। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास मज़ीद क्या सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हो रही है, हम क्या करके इसको फर्दर 0 कर सकते हैं। अब ये गौर करें कि अब ये मेरे पास R1 है और ये R2 है। तो अगर बच्चों मैं इस R1 में इसको ऐड करूं तो ये AC और AC, तो मुझे आप ये बताएं कि क्या AC प्लस ये तो हमारे पास 0 नहीं हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इसको कर लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी AC आएगा, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये -b था तो ये -ab आ जाएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा -bc, क्योंकि हमने 20 सबको मल्टीप्लाई करवाया ना, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसको इसमें करूँगा ये भी 0 आ जाएगा, इसको इसमें करूँगा तो ये भी 0 आ जाएगा। परफेक्टली इसका मतलब हमें तो सोल्यूशन मिल गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप जिसको मर्जी कर लें, आप R1 को R2 में कर लें, R1 को R3 में कर लें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ब्रैकेट वाली आप जानते हैं कि हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो R2 को R3 में ऐड किया और हमने उसमें R1 को ऐड कर दिया, तो हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। मैं इसको नीचे लिखता हूँ, तो देखें जी बच्चों, अब 0 प्लस AC, अब R2 में पास आ जाएगा AC, तो AC माइनस AC ये बच्चों 0 हो जाएगा। तो इसमें हम करेंगे AB माइनस AB। देखें पहले इसको हमने प्लस किया ना, R2 प्लस R3 है, इधर भी 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 0 0। ठीक है बच्चों, यही चीज़ हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे BC और प्लस माइनस माइनस बच्चों ये भी 0 हो जाएगा, और क्योंकि इसमें ऐड होगा 0 में एज इट इज़। बाकी ज़रा गौर करें, 0
ए बी माइनस बी सी, ए सी माइनस ए बी और 0। तो आप ज़रा गौर कर सकते हैं कि बच्चों मेरे पास जो R1 है ये हमारे पास टोटली जो पूरी रो है ये 0 आ चुकी है। आप लिखेंगे एज R1, जो R1 है ना आपकी उसको लिख लेंगे इज़ 0। सो डिटर्मिनेंट जो होगा वो भी 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब 1 ओवर ए बी सी विल इंटू 0 विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों प्रूव हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये था बच्चों उसका पार्ट नंबर 3। तो आए इसके हम पार्ट नंबर 4 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास L प्लस M प्लस N, M प्लस N, M N प्लस L, N L प्लस M, साथ 1 1 1 इक्वल्स टू 0। इसको भी अपने 0 के इक्वल लेके आना है। तो बच्चों ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। किस तरीके से सिंपल है आप ज़रा गौर करें कि अगर मैं इनको आपस में ऐड कर दूं, मतलब C1 को C2 में LMN बन जाएगा। देखें ये भी LMN बन जाएगा, ये भी हमारे पास LMN बन जाएगा। तो ज़रा गौर करें कि बाय C1 प्लस C2 मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसको प्लस करूँगा ना तो सेम बन जाएंगे। फिर कॉमन निकाल के मैं 1 1 बना सकता हूँ। ठीक है, ये 1 1 तो ऑलरेडी आ रहा है तो मैं 1 1 इसको बना सकता हूँ। तो बाय C1 प्लस C2, तो दिस विल बी इक्वल्स टू L प्लस M प्लस N। M इधर भी हम तरतीब से लिख लेते हैं, L प्लस M प्लस N, यहाँ भी L प्लस M प्लस N। बच्चों M प्लस N एज इट इज़, N प्लस L एज इट इज़, L प्लस M एज इट इज़, 1 1 1 बच्चों ये भी रहेगा एज इट इज़। ओके, आप ज़रा गौर कर सकते हैं बच्चों के हमारे पास जो C1 है उसमें से हमारे पास L प्लस M प्लस N कॉमन आ रहा है। टेकिंग, लिखते जाना साथ साथ आपने L प्लस M प्लस N कॉमन, कहाँ से, फ्रॉम C1। तो जी ये L प्लस M प्लस N कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा जी 1 1 1। ये बच्चों आ जाएगा एज इट इज़ M प्लस N, N प्लस L और L प्लस M, 1 1 1। तो बच्चों ये तो हमारे पास सेम आइडेंटिकल नहीं होगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एज, जैसा कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, दोनों सेम हैं, सो डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बाहर होगा L प्लस M प्लस N मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो आई डियर स्टूडेंट्स इसके हम पार्ट नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इजी है। 213x 239x 3515x। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे गौर करें कि हमारे पास जो कॉलम नंबर 3 है इसमें से हमारे पास एक तो x कॉमन आ रहा है और साथ 3 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन भी पहले चेक कर लिया करें, अगर तो कॉमन आ रहा हो तो हम कॉमन भी उसमें से निकाल सकते हैं। टेकिंग 3x कॉमन, कहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं, फ्रॉम C3 में से कॉमन निकालें। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 2 2 3 तो रहेगा एज इट इज़, 1 3 5 भी रहेगा एज इट इज़। जब मैं 3x को कॉमन निकाल लूँगा बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 3 3 are 9 और 3 5 are 15। परफेक्ट। तो आप ज़रा गौर करें बच्चों, ये तो हमारे पास फ़ौरन से सॉल्व हो गया कि C2 एंड C3 आइडेंटिकल बन गए ना। हाँ जी, एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं कि 3x मल्टीप्लाई बाय 0 द आंसर विल बी 0। तो ये बच्चों प्रूव हो गया है। दिस वाज ओवर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। सो लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 6 जो कि लास्ट पार्ट है इसका।
BCAA²। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये देखने में जितना खौफनाक लग रहा है उतना खौफनाक नहीं है। आपने सबसे पहले तो हम ना लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है जी BCAA², CAB² ABC²। अब जब भी बच्चों आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले सवाल सॉल्व करने, आपने राइट हैंड साइड को साथ साथ देखते हैं ना लाजमी कि जो राइट हैंड साइड है वो साथ साथ क्या चाह रही है हमसे। आप ये गौर करें, चलें इधर तो 1 1 है, इसको तो हम देखते हैं बाद में। आप कॉलम 2 में देखें, यहाँ पे हमारे पास A² मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास A मौजूद है। इसका मतलब इसको मुझे A से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तब जाके A² आएगा। सही है, ओके परफेक्टली। यहाँ पे C3 में A³ है, तो इसका मतलब इधर पावर 2 है, तो इसका मतलब इसको भी मुझे A से मल्टीप्लाई करा के ये लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और इधर भी देखें B और B² है, यहाँ पे B से और यहाँ पे C से, तो मतलब हमें कुछ सोल्यूशन मिला है। तो यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाइंग R1 बाय A। R1 को हम A से मल्टीप्लाई करवा देते हैं क्योंकि हमने वो चीज़ें बनानी है। R2 बाय B एंड R3 बाय C। तो बच्चों ABC से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो मुझे बाहर डिवाइड भी करवाना पड़ेगा ना, 1/ABC। तो यहाँ पे बच्चों A से मल्टीप्लाई कराए बन जाएगा ABC, ये बन जाएगा A² और ये बन जाएगा बच्चों A³। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया रो 1 को A के साथ, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया B के साथ। तो ये AC था तो B से मल्टीप्लाई करवाया ABC बन गया B² B³ और इसी तरीके से इसको जब C से करवाएंगे ये बन जाएगा ABC C² और C³। तो आप गौर कर सकते हैं कि C1 में से ABC कॉमन आ रहा है, हम कॉमन निकाल लेते हैं। टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1। तो बच्चों जब इसमें से मैं कॉमन निकालूंगा 1/ABC हमारे पास रहेगा एज इट इज़, ABC कॉमन आ जाएगा तो पीछे बच जाएगा हमारे पास 1 1 1 A² B² C² A³ B³। अब देखें आपको समझ भी आ गया है कि वो प्रूव हो चुकी है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये आ जाएगा एज इट इज़। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी 1 1 1 A² B² C² A³ B³ C³। तो बच्चों देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं आ गई, बड़ी इजीली हमने राइट हैंड साइड, ये देखें बड़ी इजीली हमने राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए हैं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इधर लिख लें आप। तो ये बच्चों प्रूव हो गया है, इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। होप्स हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बड़े अच्छे से समझ आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चों हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं और होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ बच्चों आप तक मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।